हाँ जी, तो आज हम सेक्शन 128 से आगे फर्दर ऑन चलेंगे। ठीक है, 128 ये जो सेक्शन सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 128 टू सेक्शन 138, ये डील करेगी पूरे अकाउंट्स ऑफ कंपनी से। ये डील करेगी पूरे अकाउंट्स ऑफ कंपनी से, कहां बनते हैं, कौन बनाता है, नहीं बनाएंगे तो क्या क्या प्रोविजंस, पैनल प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है, किसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, किसके क्या राइट्स रहेंगे, कहां प्रिजर्व किया जाएगा, पूरा वो करेंगे। फुल फ्लैश प्लस प्रेजेंटेशन दोनों देख के चलेंगे। आई होप कोई दिक्कत है इसमें। तो चलें स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं सेक्शन नंबर 128 की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा, इसमें क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं और बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जो भी कंपनी मेंटेन करेगी उसको कहां रखेगी कंपनी। आई बात समझ में। तो आपके सामने कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, वो क्या है, कह रहे एवरी कंपनी, जो हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, शेल प्रिपेयर, वो पहले बनाएगी, क्या बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी। क्या बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड उससे रिलेटेड बुक्स जो भी होंगी रेलिवेंट होगी फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड पेपर्स जो भी मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, और साथ में क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 129 में। ठीक है, तो हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है पहले बनाना क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हर साल बना के चलना है, इसमें कोई डाउट, ये आपके माइंड में है ऑलरेडी बात कि हर साल हर कंपनी को बनानी है। ये एक बट ऑब्वियस बात है, कंपनी डील कर रही है मार्केट में। ठीक है, खाली डीलिंग, उसको खाली ये थोड़ा ना कि रेवेन्यू लाना है, ठीक है, सेल्स लानी है, बट उसका रिकॉर्ड भी तो हर बंदा मेंटेन करेगा अपनी कंपनी में। ठीक है, चलें आगे। ओके, कह रहे जो ये बुक्स आपने बनाई ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए, ये ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। ठीक है, सच बोलो। जो बुक आप, जैसे हम बोलते हैं ना, हम हर इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच ही बोल रहा होगा हमसे। ठीक है, तो वैसे ही आपकी कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये भी ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो रीड कर रहा है उसे, जो उससे नॉलेज ले रहा है, उसको सच सिचुएशन पता चले आपकी कंपनी के बारे में। ठीक है, व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और इसमें साथ इंक्लूड होती हैं ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी। ठीक है, जैसे भी बनेंगी, जो भी बनेंगी, क्या बनेंगी, ट्रू एंड फेयर बनेगी। कोई दिक्कत बच्चा, शीनू कोई दिक्कत, पक्का 100%। चल रहे हैं आगे। कह रहा है दीज बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस। का मतलब क्या कह रहा है, साफ मना कर रहा है कैश बेसिस पे नहीं बनानी है आपको। एक्रूअल, जब एक्रू हो जाएगा तभी आपको रिकॉर्ड करके चल रही है वो एंट्री। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम पे काम करेंगी, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम पे। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, पक्का। इसका ओवरव्यू आपके सामने है। क्या कहता है, कह रहा है एवरी कंपनी, सब सेक्शन 1 में क्या कह रहा है, एवरी कंपनी, ठीक है, शेल प्रिपेयर एंड कीप क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी वो पेपर्स की बात कर रहा है। ठीक है, बुक्स एंड पेपर, ठीक है, हर बनानी है जो आपकी हर ट्रांजैक्शन को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, एक्रूअल बेसिस पे होगी और डबल एंट्री सिस्टम पे होगी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, पक्की बात है। चलो आगे क्या कह रहा है, एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है शुभम, डेली बेसिस पे बनेगी। दिया ये सही बोल रहा है, क्या होगा, जो क्रेडिट, मतलब जो ट्रांजैक्शन जब हो गई, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी उसके रिगार्डिंग आपको कैश मिला है या नहीं मिला। जो ट्रांजैक्शन जिस डे पे हो गई उसको हम अपने बुक्स में डाल देंगे, उसे दिन रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप इतना समझ आया पीयूष। ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग अजम्पशन और एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, क्या है, फॉलोड, जो हम फॉलो करते हैं किसमें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अक्रूअल कंसेप्ट इज वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट विच इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग। क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट हो रही है, क्या होता है इसमें, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एज दे अक्रू, जब वो अक्रू हो गए, जिस दिन वो हो गए, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। ये बिल्कुल डिफरेंट है जब रिसीव किए जा रहे हैं या पे किए जा रहे हैं। मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है, वो कैश सिस्टम होता है, हम किस पे कर रहे हैं, एक्रूअल पे। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है,
कौन बताएगा डबल एंट्री? शीनू पता है आपको डबल एंट्री बुक्स? नहीं पता? आपको पता है मीनाक्षी? एक एंट्री का डबल इफेक्ट, सिंपल से सम अप करें, एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट, एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट। कह रहा है डबल एंट्री बुक कीपिंग इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आवर ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इनटू अ सेट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको आपके क्रेडिटर से पैसा मिला या, बोलो, आपने मेरी बात सुनी, आपको आपके क्रेडिटर से पैसा मिला और आप शांत हो, अकाउंट्स वाले बंदे हो, क्रेडिटर से कभी पैसा मिल सकता है? तो फिर मुंह क्यों नहीं बने यार तुम लोगों के? मतलब सब शांत बैठे हैं। आपने कैश रिसीव किया किससे? डेटर से किया होगा ना। क्रेडिटर कौन है? हमारी लायबिलिटी है, हम पे करते हैं। ठीक है, डेटर है हमारा ए, उससे हमें क्या मिला? पैसा मिला। तो एंट्री ट्रांजैक्शन क्या हुई? ए ने कंपनी को पैसा दिया, पर दो अकाउंट इसमें इफेक्ट होंगे, कौन कौन से? कैश एंड बैंक, या तो कैश आएगा तो कैश और बैंक। हम आजकल क्या लेते हैं? कैश एंड बैंक, एक अकाउंट ले लिया हमने, बैंक एंड डेटर का खुद का अकाउंट भी। तो वो एंट्री कहां हो जाएगी? दो अकाउंट्स में जाएगी। कहां जाएगी शुभम? कैश एंड बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? ये था सिस्टम हमारा डबल एंट्री का सिस्टम। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, नीचे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश एंड बैंक के बीच में। ठीक है, बैंक से कैश निकाला, ट्रांजैक्शन क्या है? कैश निकलना, ट्रांजैक्शन एक है, पर बैंक डेबिट टू कैश, मतलब कैश एंड बैंक के बीच में जो एंट्री हो रही है वो होगी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आई बात समझ में? चलें आगे। उसके बाद कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। कह रहा है एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे रखेगी क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी ईयर विच गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच इफ एनी। अगर है तो यहां तक क्लियर है कि कहां पे रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगा। ठीक है, कह रहे कंपनी शैल बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन अफेक्टेड बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एट इट ब्रांचेस। ठीक है, कंपनी क्या कह रही है कि वो उस चीज को एक्सप्लेन भी करेगी। किसको? अगर लेट्स से मैंने कुछ पूछा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अबाउट द कंपनी एंड इट्स ब्रांच, सो कंपनी विल बी इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन टू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद कह रहा है सच बुक ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये बात अभी जस्ट आपने पढ़ी है, आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करता है प्लेस ऑफ मेंटेनेंस की। प्लेस ऑफ मेंटेनेंस की कह रहा है सबसे पहले तो हम कहां रखेंगे? एट फर्स्ट इंस्टांस बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल पेपर एंड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स कहां जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएंगे। बट क्या इसके अलावा कहीं और भी रखा जा सकता है? तो कहता है कंपनी को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं और भी रखने हैं तो वो इंडिया में कोई प्लेस चूज कर सकता है और आरओसी को इंटीमेट करेगा विद इन 7 डेज। बट ये होगा अगर आपको बुक्स कहीं और रखने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें बीआर पास करना पड़ेगा और जिस दिन से बीआर पास होगा उससे 7 डेज के अंदर आरओसी को बता के चलेंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, और इसमें फॉर्म कौन सा लगता है? एओसी 5। हमने यहां पे भी पढ़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट पेपर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, आउटसाइड इंडिया नॉट अलाउड, इनसाइड इंडिया मतलब अदर देन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपको रखना है तो आप सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बीआर पास करेंगे और 7 डेज के अंदर आरओसी को बताएंगे इन एओसी 5। आई होप क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत? चलें फिर आगे। ओके सर, चलो। कह रहा है ई फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है ई बुक्स मेंटेन करने के लिए। क्या यहां से पढ़ना हमारे लिए ठीक रहेगा? आपको इसके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम यहां से देंगे, वो ये है कि इट कैन बी मेंटेन्ड इन ई फॉर्म। यस, इट कैन बी मेंटेन्ड इन ई फॉर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज अकाउंट रूल 2014 ये असेसेबल होने चाहिए इंडिया में। ठीक है, असेसेबल कहां होंगे? इंडिया के अंदर।
ठीक है, और इट कैन बी यूज फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस, हम सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए उसको यूज करके चलेंगे। जो फॉर्मेट ओरिजिनली बनता है ये भी उसी में सेंट एंड रिसीव्ड होंगे, ठीक है। आप इसके लिए कोई डिफरेंट फॉर्मेट यूज नहीं करोगे, जो आप पहले फिजिकल फॉर्म के लिए फॉर्मेट यूज करते हो दैट विल बी इन द सेम फॉर्मेट फॉर ई रिकॉर्ड्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो ब्रांच से आपको रिसीव होगी यू कैन नॉट ऑल्टर दैट, आप उसको एज इट इज यूज करेंगे और ये लेजिबल फॉर्म में होंगे ताकि इंडिया में रहने वाले लोग इसको इजीली रीड कर सके, समझ सके, ठीक है। और आप इनका अब ई फॉर्म में है तो हम इसको सर्वर्स पे रखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे जैसे आपका आईफोन तो आई क्लाउड स्टोरेज, नहीं तो गूगल ड्राइव आप लोग यूज करते हैं ना, तो ऐसे इन रिकॉर्ड्स के लिए भी आपको एक ऐसा जगह यूज करना। जैसे आपने फिजिकल को कहां रखते थे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रख दिया है कोई अदर प्लेस में, बट ये ई फॉर्म में है तो इसको भी मेंटेन करना है, और ई फॉर्म में है तो कल को कोई डेटा करप्ट हो गया तो उड़ भी सकता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैकअप्स लेके रखने हैं, ठीक है। जो सर्वर होंगे बैकअप के वो इंडिया में लोकेट होने चाहिए और पीरियोडिकल बेसिस पे आपको बैकअप लेने हैं, ठीक है। और प्रॉपर सिस्टम बनाना है आपको उसके स्टोरेज के लिए, रिट्रीवल के लिए, डिस्प्ले के लिए और प्रिंट आउट के लिए। बट सर क्या इनकी इंफॉर्मेशन आरओसी को भी जाएगी? हाँ जी, आरओसी को भी आपको एनुअल बेसिस पे इंटीमेट करके चलना है। क्या? नेम, आईपी एड्रेस, लोकेशन, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर जिसका आप यूज कर रहे हैं उसकी आप इंफॉर्मेशन दे के चलेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर क्लाउड पे है तो उस सर्विस प्रोवाइडर का भी एड्रेस आप दे के चलेंगे। आई होप कोई दिक्कत। चलें आगे। सो ये सारा इसमें आपके सामने था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू ब्रांच ऑफिस। कह रहा है ब्रांच ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं आप। कह रहा है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया शैल बी केप्ट एट ब्रांच ऑफिस ओनली। ब्रांच ऑफिस की जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो भी बुक्स बन रही है, वो कहां रखी जा रही है? ब्रांच ऑफिस में रखी जा रही है, बन रही है और वहीं पे रखी जा रही है। बट हाँ, वो अगर यहाँ पे आएंगी ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी का एज ए होल भी तो एक बनेगा ना अकाउंट, इसलिए कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे तो आनी चाहिए, ठीक है। तो वो इनिशियल जो भी हम पढ़ के आए हैं वो उसके लिए पढ़ के आए, बट बन कहां रही है? कहां बन रही है? ब्रांच के खुद के एड्रेस पे, ऑफिस में बन रही है। कह रहा है प्रॉपर समराइज रिटर्न। अब जो वहां पे बनी ट्रांजैक्शन हुई, लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हर आवर होती है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं दे सकते, तो आप एक समराइज रिटर्न्स बनाएंगे पीरियोडिकल बेसिस पे, ठीक है, जो सेंड करेगी ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर उस अदर प्लेस पे जो आपने चूज किया था, यानी बोर्ड ने चूज किया था जहां पे बुक्स रखी गई हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात है, ठीक है। कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू ब्रांच शैल बी केप्ट एट ब्रांच ओनली वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एट क्वार्टर एंड। हर पीरियोडिकल बेसिस पे क्वार्टरली एक समराइज्ड पीरियोडिकल रिटर्न आएगी, ठीक है, जो एक्सप्लेन करेगी सारी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और कहां पे आएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर अदर प्लेसेस जहां पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की मेंटेन कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चले आगे। चलो अब बात करता है सेक्शन 3 एंड 4, सब सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ 128 इंस्पेक्शन की बात कर रहा है। अब कौन सा वो पर्सन है जो इसको इंस्पेक्ट करके चलेगा? क्या कह रहा है? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस, जहां पे हम रखते हैं बीआर पास करके, बट इंस्पेक्शन के लिए ओपन कहां होगी? बिजनेस आवर्स में होगी। और किसके लिए ओपन होगी? ओनली फॉर द डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर, डायरेक्टर्स के लिए होगी और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होगी। कह रहा है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, कुछ बाहर भी हो सकती है, हो सकता है हमारी कोई ब्रांच बाहर हो, ठीक है, आउटसाइड द कंट्री की बात करें तो कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन by any director subject to such condition as prescribed under the rules। और कौन से रूल्स है? कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014। वो क्या कहते हैं आइए समझते हैं। अब इस रूल्स में आउटसाइड इंडिया के लिए क्या कह रहा है? क्या कहता है? कह रहा है समराइज रिटर्न्स ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, जो बाहर बनी है और मेंटेन की गई है, ठीक है, शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एट क्वार्टरली इंटरवल, क्वार्टर बेसिस पे वो इंडिया में आएंगी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, विच शैल बी केप्ट एंड मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर कंपनी एंड केप्ट बी ओपन टू डायरेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन। डायरेक्टर्स के लिए वो भी हमेशा अवेलेबल रहेंगी, ओपन रहेंगी। किस चीज के लिए? इंस्पेक्शन के लिए, ड्यूरिंग ऑब्वियसली वो भी बिजनेस आवर्स में ही रहेंगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ज्योति कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके। कह रहे वेयर एनी अदर फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो हम बात कर रहे हैं
मेंटेन्ड हुई है आउटसाइड द कंट्री इज रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर को चाहिए तो डायरेक्टर शैल फर्निश, ये फर्निश करेगा एक रिक्वेस्ट, किसको? अब ये आउटसाइड इंडिया रिक्वेस्ट देगा या अपनी कंपनी को देगा? ऑब्वियसली कंपनी को देगा, ठीक है। सेटिंग आउट द फुल डिटेल्स कि भाई मुझे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करने के लिए चाहिए, ठीक है, और किस पीरियड के लिए चाहिए, सब मांग बता देगा उसको। रिक्वेस्ट मोड में देगा, एक एप्लीकेशन देगा लेट्स से, ठीक है, उसमें सब चीजें बता देगा, रीजन, ठीक है, किस पीरियड के लिए चाहिए, ठीक है, सब बता के रिक्वेस्ट कर सकता है और वो मांग सकता है। चले आगे। उसके बाद कह रहे कंपनी, अब डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट करी तो अब कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है? उसको प्रोवाइड कराना। तो कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट। अब रिटर्न रिक्वेस्ट जब से मिली है उसके 15 दिन के अंदर हम लोग उसको प्रोवाइड करा देंगे। कौन? हम लोग, कौन? कंपनी। किसको प्रोवाइड करा देगी? डायरेक्टर को। कौन से डायरेक्टर को? जिसने इंफॉर्मेशन मांगी है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, पक्की बात है। उसके बाद कह रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सब रूल्स 2 and 3 शैल बी sought for by the director himself and not by or through its power of attorney holder or agent or representative। ये क्या कहना चाह रहा है? shall be sought for by the director himself, यानी अब जो मांगी है उसने, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वो खुद ही जा सकता है। वो किसी को, एजेंट को नहीं भेज सकता, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकता, या पीओए देके किसी और पर्सन को नहीं भेज सकता। जो वो खुद मांगता है वो उसको खुद देखना होता है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ आई? पक्की बात है। चलें आगे। कह रहा है द इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी शैल बी डन ओनली बी द पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सब्सिडरी के लिए कौन करेगा? वही पर्सन करेगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको ऑथोराइज करेंगे, ठीक है, वही पर्सन जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत? कह रहा है द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन ऑल असिस्टेंट। अब सब्सिडरी में गया एक पर्सन इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, सब्सिडरी में गया एक पर्सन इंस्पेक्शन के लिए। वो पर्सन कौन है? जिसको बीओडी ने ऑथराइज किया। अब वहां पे जाके बेचारा नया है, गुम हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन ना मिले, तो कह रहा है सब्सिडरी सुनो, तुम्हारे सारे ऑफिसर्स, ठीक है, या एम्प्लॉइज, जो भी पर्सन ऑथराइज हमारा आया है, अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप प्लीज उसको असिस्टेंस देंगे और सारी इंफॉर्मेशन और जो भी बुक्स वो मांगे आप उसको प्रोवाइड करके चलेंगे। आई बात समझ में? यहां तक समझ आई? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से एक बार और देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा शायद। कह रहा है इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो हम रिक्वेस्ट कर देंगे, 15 डेज के अंदर आ जाएगी। विद इन इंडिया विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट आर और सच अदर प्लेस ओनली डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ठीक है। इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी पर्सन ऑथराइज कौन करेगा? बीओडी करेगा, ठीक है, और ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉइज उसको असिस्टेंस देंगे, ठीक है, जो पर्सन इंस्पेक्शन के लिए गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? 3 and 4 में, ठीक है। अब मेंटेनेंस की बात कर रहा है, कब तक आपको मेंटेन करके रखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट आप 8 साल तक मेंटेन करेंगे, जिस ईयर के हैं उससे 8 साल तक मेंटेन करेंगे, ठीक है। और अगर कंपनी को 8 साल पूरे हुए नहीं है तब तक, कह रहा था वेयर द कंपनी हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर ए पीरियड लेस देन 8 ईयर इट शैल बी मेंटेन द बुक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। अगर 8 साल से कम है तो वो उतने तक को आपको मेंटेन करके ही चलना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कह रहा है वेयर एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी सीजी की बात कर रहा है, मे डायरेक्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी केप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज मे बी डीम्स फिट फॉर द गवर्नमेंट। अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि उसको 8 साल तक मेंटेन करने हैं, बट सीजी को लगता है नहीं, इस एक्स पर्टिकुलर कंपनी को ज्यादा सालों के लिए मेंटेन करना है, तो सीजी आपको बोलेगा और आपको वो ज्यादा सालों के लिए भी मेंटेन करने के लिए बोल सकता है। आप मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? चलें फिर आगे। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? कौन सा पर्सन होगा मेंटेन करने के लिए, और अगर नहीं करता तो पेनल्टी कितनी लगेगी? तो कह रहा है The following person are responsible for the maintenance of proper books of account। कौन होगा सबसे पहले? MD, whole time director in charge of finance, CFO, any other person of a company charged by the board। यही सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला पर्सन है। एक पर्सन ऐसा अपॉइंट करते हैं जिसको हम ऑथराइज कर देते हैं टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। MD थोड़ा ना खुद करने बैठ रहा है, ठीक है, CFO थोड़ी ना खुद करने बैठ रहा है, होल टाइम डायरेक्टर खुद थोड़ा ना कर रहा है। हमने एक पर्सन इंचार्ज दे दिया
फाइनेंस से रिलेटेड, अब वो बैठा दिया उसको और वो भी कर सकता है। कह रहा इफ एनी ऑफ द पर्सन, अब वो इन्होंने जो हमने 4 पर्सन मेंशन किए हैं ना, इन्होंने कॉन्ट्रावीन कर दिया, इन्होंने मेंटेन नहीं किए, तो इनको हम जेल भेज सकते हैं 1 साल तक के लिए, या फिर इनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं 50,000 से 5 लाख तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो सेक्शन 128 आपका पूरा होता है। सामने भी देख लीजिए, आपको पूरी स्लाइड में समझ आ रहा होगा। हाँ जी, तो सेक्शन 128 कंप्लीट क्लियर रहा होगा। नाउ सेक्शन नंबर 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेगा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, चलें आगे। पक्का? तो क्या कहता है? कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। पहले बात कर रहा है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद बात करेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट होती है सर, क्या क्या होती हैं? ऑन कंपनी ने जो खुद की बनाई, ठीक है, और दूसरा कंपनी की कुछ सब्सिडरीज हो सकती हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं, सबको मर्ज करते हुए एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बात करें, क्या कहता है? कह रहा है ये जो कंपनी बना रही है ना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन मतलब अपनी, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? वो बिल्ली जैसी होनी चाहिए। हाँ, चालाक, ठीक है, बिल्ली जैसी कैसी होनी चाहिए? सर कैसी बात कर रहे हो? कह रहा है कैट जैसी होनी चाहिए। फर्स्ट सी फॉर कंप्लाई करती हो स्केड्यूल 3 के साथ। किससे कंप्लाई करती हो? स्केड्यूल 3 के साथ। फॉलो करती हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड ट्रू एंड फेयर तो आपको पता ही है, सच का सामने तो सबको करना ही है, ठीक है, आपकी अदालत में, ठीक है। तो ठीक है, तो कैट मतलब कंप्लाई करती हो स्केड्यूल 3 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को करती हो फॉलो, ठीक है, और ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। बट ये बाय के ऊपर अप्लाई नहीं होती। आप किसी को बाय करके चले जाओ, ठीक है, तो अप्लाई नहीं होंगी। आपको किसी को बाय करना है तो सिर्फ 3 लोगों को बाय करना, 3 कंपनियों को बाय करना। सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, और ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है ना जो, उनको बाय करो। उनको जरूरत ही नहीं है कि काम करने की, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू काम ही नहीं कर रहे, वो अपने अलग एक्ट्स के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। उनको कंपनी से बाय करो, बाय, ठीक है, मतलब अपनी स्टेटमेंट बिल्ली जैसी कर दो बाय 3 कंपनी को, ठीक है, कोई दिक्कत? फ्यूज, हाँ क्या हुआ? तो क्या हो गया फिर? तू पीछे देख क्यों रही है? ठीक है, ऑन स्टेटमेंट कैट जैसी बाय करेंगे 3 कंपनी को, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड को, ठीक है, ये बात करेंगे कंसोलिडेटेड ये किसके लिए एप्लीकेबल है। पहले बनाने किसको है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उस कंपनी को जिसकी 1 या 1 से ज्यादा सब्सिडरी है, और सब्सिडरी में हम एसोसिएट को इंक्लूड करके चलेंगे और ज्वाइंट वेंचर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। प्लस वो कैसे बनानी है? वो भी स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनानी है, ठीक है। हाँ, आई बात समझ में? पक्का? ट्रू एंड फेयर तो वो भी होंगी। तो एक बार कह ही सकते हैं ना, उसको भी कैट चाहिए, ठीक है, कैट तो उसको भी चाहिए। हर कंपनी में एक बिल्ली चाहिए, कहते हैं ये बात, पर 3 कंपनी को उसमें से बाय कर दो। वो कौन सी है? बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? पक्का? तो एप्लीकेबल किसके लिए? जिसकी 1 या 1 से ज्यादा सब्सिडरी है, सब्सिडरी में एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर को इंक्लूड कर लेंगे, और उनकी भी कैसी होनी चाहिए? कैट जैसी होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? बट कह रहा है इसके सारे सैलिएंट फीचर आप एओसी फॉर्म में भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नहीं मुझे एक्ट तो मैं कर ही रहा हूं ना, और कंपनी का खुद का एक एक्ट है ही, तो 2 क्या करने, ठीक है, इसलिए बिल्ली, ठीक है, तेरी जैसी छोटी सी, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। ओ माय गॉड, सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है एट एवरी एजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, बोर्ड को एक काम करना है। कह रहा है बोर्ड शैल ले बिफोर द कंपनी, बोर्ड लेट जाएगा कंपनी के आगे नहीं, कह रहा है बोर्ड आगे रखेगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल की, किसमें? एजीएम में। एजीएम में प्रेजेंट होंगी। आपको पता है 4 बिजनेस पढ़े हैं हमने, ठीक है, जो हर साल एजीएम में होती हैं, जिसे हम बोलते हैं अड्डा,
ADD, उसमें एक आता है अडॉप्ट एंड कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके लिए हमें एजीएम में तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। बोर्ड खुद नहीं लेटेगा, ठीक है। बोर्ड क्या लिटाएगा, रखेगा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? पहले कैसी होनी चाहिए ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्ली जैसी, बाय कर देंगे 3 कंपनी को। उसके बाद कंसोलिडेटेड की बात करेंगे, किसको एप्लीकेबल, एक या एक से ज्यादा जिसकी सब्सिडरी है, उसमें एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को कंसीडर करेंगे। उसकी भी कैड जैसी होनी चाहिए, एओसी 1 में सैलेंट फीचर्स दे देंगे, सबसेक्शन 2 में आगे बिछ जाएंगे एजीएम में। नहीं, बोर्ड नहीं बिछेगा, क्या बिछाएंगे हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो देखो हमने रख दी, कंसीडर करो इसको, ठीक है। इतनी बात समझ आई, बहुत सही से समझ आई, इसमें कोई डाउट? चले आगे। और उसके बाद पहले एक बार आगे चल रहे हैं, थोड़ी सी बार नोट करना, आराम से नोट करना, और आप मुझे नोट देना, ठीक है। आप नोट करना और मुझे नोट देना, ठीक है गांधी जी। चलो आगे कह रहा है सब सेक्शन 3 और 4 की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी कंपनी, अभी जो हम पढ़ के आए वैसी ही बातें करेंगे, which has one or more subsidiary it shall in addition to its own, अब उस कंपनी को अपने तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। उसको साथ में क्या बनाने, प्रिपेयर बना करने हैं एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एज ए कंपनी, ठीक है। एंड ऑल इट्स सब्सिडरी इन द सेम फॉर्म एंड मैनर, जैसे अपने बनाए, ठीक है, जैसे अपने बनाए ना, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है, बट कुछ पराए भी कभी कभी अपने बन जाते हैं ना, तो बस फिर ये समझ लो अब वो भी अपने हैं और कंसोलिडेट हो गए, ठीक है, विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको उनको भी अपने जैसी इंपॉर्टेंस देनी है, जो आप खाएंगे उनको भी खिलाएंगे ना, तो इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, अपने साथ साथ उनके भी, अपने खर्चों का ध्यान रखोगे तो उनका भी तो रखोगे, ठीक है। चले आगे, कह रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो बी लेड, ओहो इसको भी बिछाना है आगे एजीएम के अंदर, ठीक है, अलोंग विद इट्स ओन, मतलब ये भी हम आगे प्रेजेंट करेंगे एजीएम में, ठीक है, ठीक है। ज्योति जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अंजना नहीं तो होनी भी नहीं चाहिए थी। चले आगे, ओके। करेक्ट, कंपनी शैल आल्सो अटैच अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओहो एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी जिसमें सैलिएंट फीचर्स आएंगे, किसके, वही अभी हमने पढ़ा ना, सैलिएंट फीचर्स किसके, कंसोलिडेटेड वाले, किसमें, एओसी 1 में, तो वही साथ में हमने देने हैं सब्सिडरी वगैरह के, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स भी जो वो काम कर रहे हैं, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शन है, वो एओसी 1 में हम डाल के रखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? शुभम दोबारा सोच ले बच्चा, संचित कोई दिक्कत नहीं, चले फिर आगे। ओके, सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3, आपने पढ़ा अभी, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने, बट इफ कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर एएस, किसी कंपनी में एएस की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, तो वो खाली शेड्यूल 3 से भी बना देगी तो हम काम चला लेंगे। जब कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो कंसोलिडेटेड में क्यों होगा? जब ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एएस हम नहीं बना रहे हैं, कंपनी के ऊपर एएस नहीं लगते हैं, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड का क्या करना है, ठीक है। ओके, चलें आगे। कह रहा ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा किस कंपनी पे, इट इज होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, एंड ऑल इट्स मेंबर हैव इंटीमेटेड, उसके मेंबर सारे मेंबर्स ने इंटीमेट कर दिया लिखित में, रिटन में, दैट दे डू नॉट ऑब्जेक्ट, ये इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप सीएफएस नहीं बना रहे तो। मेंबर बोल रहे इट्स ओके, आप मत बनाओ, क्यों लोड ले रहे हो, इतनी मेहनत मत करो, सीएफएस नहीं बनाओ, हमें काम चल जाएगा। पर ये किसमें, होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड, ठीक है, सब्सिडरीज की। कह रहे अनलिस्टेड कंपनी और इवन नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक है, आपकी कंपनी अनलिस्टेड है और प्रोसेस में भी नहीं है लिस्टिंग के, कि भाई आपने अप्लाई कर रखा, अभी लिस्टिंग हुई नहीं है, पर उसको तब तक तो हम अनलिस्टेड ही बोलेंगे जब तक लिस्टेड नहीं हो जाती, आपने प्रोसेस में भी नहीं डाला, ठीक है, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, ठीक है। कह रहे इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस बना दिए हैं और फाइल कर दिए हैं विद रजिस्टर, लेट्स से एक सीरीज ऑफ कंपनी है, एक होल्डिंग, उसकी सब्सिडी चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी इंटरमीडिएट होल्डिंग ने कंपनी ने सीएफएस एज ए होल बना दिए, तो आपको एज ए होल्डिंग नहीं बनाने हैं, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि हमारे उसमें भी मर्जी हो ही गए होंगे, यही बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रोविजन कंप्लाई हो जाता है फिर अगर किसी भी इंटरमीडिएट कंपनी ने सीएफएस बना दिया और रजिस्टर के साथ फाइल कर दी है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? पक्का पक्का पक्का। सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये डेविएशन की बात करेगा, अगर हमारे को फॉलो करने थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हमने नहीं किए, कुछ डेविएशन आ गया,
तो क्या करेंगे, तो कह रहा है आपने कंप्लाई नहीं किया किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डेविएशन हुआ है, रीजन क्यों कि ऐसा हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से, डेविएशन की वजह से फाइनेंशियल क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये आप बता के चलेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आता है 129 सबसेक्शन 5, व्हाट आर द डेविएशंस, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्या क्या करना है अगर आपको डेविएट हुए आप, तो आप पहले बताएंगे कि कहां किस स्टैंडर्ड से आप डेविएट हुए, उसके रीजंस बताएंगे क्यों डेविएट हुए, प्लस साथ में उसकी वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया, ठीक है। सब सेक्शन 6 कह रहा है सीजी चाहे तो ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद, और एन एप्लीकेशन, या तो एप्लीकेशन आई कहां से, सामने कंपनी से, तो ग्रांट कर देगी, एग्जेम्पशन दे देगी आपको कि आप इस सेक्शन से कंप्लाई मत करो, अब अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो। आई बात समझ में, सीजी में ग्रांट एग्जेम्पशन खुद ब खुद और बाय रिसीविंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम द कंपनी for following the compliance of this section if it is in public interest, ठीक है। अगर आपने इस पूरे सेक्शन का कॉन्ट्रावीन किया 129 का, तो आपके ऊपर लग जाएगी पेनल प्रोविजन प्लस इंप्रिजनमेंट अप टू 1 साल, या फाइन 50,000 से 5 लाख, सेम है फाइन, आपको पता हो तो, जो हमने 128 सब सेक्शन 6 में पेनल्टी पड़ी थी, सेम है 129(7) में। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सेक्शन 129 में किसी को कोई डाउट, हम एक बार रिवाइज कर लें, पूरे सेक्शन में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, हमें खुद की बनानी है जो बिल्ली जैसी हो और बाय कर देंगे 3 कंपनी को। फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड की बात करी, कौन बनाएगा, जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो, सब्सिडरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर सब इंक्लूड होके चलेंगे, ठीक है, उनको भी कैट की तरह ही कंप्लाई करना है, कैट उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है। सैलिएंट फीचर सब्सिडरी के बता देंगे एओसी 1 में, सबसेक्शन 2 में हम कह रहे हैं एवरी एजीएम में हम उसको प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट्स को, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। 3 और 4 में सीएफएस की बात करता है, सीएफएस में क्या कहता है, वैसे ही बनाने हैं जैसे आप अपने बना रहे हो, कंप्लाई करना है आपको किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और शेड्यूल 3 से, ठीक है। अगर किसी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होते, तो खाली आपने अगर शेड्यूल 3 को फॉलो कर लिया तो हम मान लेंगे कि आपने काम पूरा कर दिया है, ठीक है। आई बात समझ में, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, और सैलिएंट फीचर्स की बात भी दोबारा पढ़ी थी, एओसी 1 में, 3 और 4 में हो गया। 5 में हमने डेविएशन की बात करी, किसकी बात करी, डेविएशन की। अगर कोई डेविएशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो आप क्या करेंगे, डेविएशन बता देंगे क्या हुआ, रीजन बता देंगे, प्लस फाइनेंशियल इफेक्ट बता देंगे, ठीक है। 6 में हमने क्या बात करी कि सीजी आपको एग्जेम्पशन दे सकता है इस सेक्शन को कंप्लाई करने से, कब, खुद ब खुद भी, और अगर आपने एप्लीकेशन दो भी और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, और अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावीन किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जेल हो जाएगी अप टू 1 साल, या फिर फाइन लग जाएगा 50,000 से 5 लाख, या दोनों भी हो सकता है। आई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट पक्का, तो आप इसको नोट कर लें फिर एक बार। सेक्शन 128 1 to 10 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो है, सर लास्ट वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट था, ये उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है सर इसमें, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऑर्डर करा, ट्राइब्यूनल कौन, कंपनी लॉ में एक ही ट्राइब्यूनल होता है, कौन सा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उनके ऑर्डर पे हम कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करेंगे, अकाउंट्स को ओपन कर, वो एपेलेट ट्राइब्यूनल है, जो हम अपील करते हैं ट्राइब्यूनल की, ठीक है, तो वो अपेलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है ऑब्वियसली। अब यहां पे कहां लिखा हुआ है कि एनसीएलटी, मैं तो एनसीएलटी की बात ही तो कर रहा हूं, तुम तो डरा देते हो यार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, आइए समझिएगा। पहले हम मेन बुक से पढ़ेंगे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कल को एग्जाम में आ गया तो तुम बोलोगे सर बताया नहीं था। तो कह रहे अप्लाई टू कोर्ट, पहले अप्लाई करो कोर्ट को, किस चीज के लिए, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, ओपन करने, ऐसे पहले बंद कर दिए थे वे ओपन करने, ओके। कह रहा है ए कंपनी शेल नोट रीओपन इट्स बुक ऑफ अकाउंट, पहले कह रहा है कि ओपन करेंगे, अब कह रहा है नोट रीओपन, प्लीज कर दो ना यार जो कह रहे हैं, ठीक है। रीओपन की बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नोट रिकास्ट, मतलब दोबारा से, पहले कास्टिंग मतलब दोबारा बनाना, फिर रिकास्ट दोबारा बनाना, कह रहे ओपन भी नहीं करना, रिकास्ट भी नहीं करना, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कब तक, जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी इसके रिगार्डिंग, अपनी मर्जी से नहीं करोगे, ऑन इट्स ओन मोशन नहीं करोगे, ठीक है, जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी तब तक आप रीओपन और रिकास्ट नहीं कर सकते। पर ये एप्लीकेशन कह रहे किसकी आनी चाहिए, मेड बाय सीजी या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अंगद सर की सारी अथॉरिटीज आ जाए इसके अंदर ही, है ना, अंगद सर की सारी अथॉरिटीज, वो उसके बाद कह रहा है सेबी,
या एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, कोई और रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कौन सा हो सकता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ने बोला कि जी करवाने हैं तो करवाने पड़ेंगे, ठीक है, तो करवा देंगे, और अथॉरिटी और एनी पर्सन कंसर्न, ठीक है, एंड एन ऑर्डर इज मेड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन और द ट्रिब्यूनल टू इफेक्ट दैट, पर क्या होगा, क्या होगा, किसा होगा, द रेलिवेंट अर्लियर अकाउंट, जो पहले बने थे, जिसको हम रीओपन और रिकास्ट करने की बात कर रहे हैं, जो अगर कब बने हैं, वो बने हैं तो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं, अगर उसके अंदर कुछ घपला किया गया है बाय पीयूष, तो हम रीओपन रिकास्ट करेंगे और एप्लीकेशन इनके थ्रू आएंगी, या फिर हमें लगता है जो कंपनी के अफेयर्स चल रहे हैं ना बाहर वाली से, तो नहीं सर, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है ना, वो ना मिसमैनेज्ड है, ठीक है, मिसमैनेज्ड है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, उस पीरियड के लिए, ठीक है, और डाउट है उनकी रिलायबिलिटी पे, हम रिलाय नहीं कर पा रहे सर, उस पे हम रिलाय नहीं कर पा रहे, या तो उसमें कोई घपला हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ठीक है, या फिर वो मिसमैनेज्ड है कि हम रिलाय नहीं कर पा रहे, इसलिए हम रीओपन और रिकास्ट करते हैं। आई बात समझ में, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, क्या कह रहा है, द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल एज द केस मे बी शैल गिव नोटिस टू सीजी को नोटिस देंगे, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को देंगे, या फिर सेबी को देंगे, या फिर उस अथॉरिटी को जिसने एप्लीकेशन किया, या पर्सन कंसर्न्ड, वही सारी बातें, एंड शेल टेक क्या करेंगे, इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन, उनके रिप्रेजेंटेशन का कंसिडरेशन में लेंगे, और कह रहा है इफ एनी मेड बाय दैट गवर्नमेंट और अथॉरिटी, सेबी और वो सारी बॉडी, ठीक है, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, कुछ ऑर्डर पास करने से पहले उनकी रिप्रेजेंटेशन को हम सुन के चलेंगे। आई बात समझ में, उनको सुन के चलेंगे, उसके बाद ही हम कोई फर्दर एक्शन लेंगे। आई बात समझ में, पक्की बात है। तो कब कब हम रिवाइज करेंगे, या तो फ्रॉडुलेंट वे में बने, या फिर अफेयर्स है कंपनी के वो मिसमैनेज्ड है, ठीक है, हम उस पर रिलाय नहीं कर पा रहे। एप्लीकेशन किसको आएगी, कोर्ट को आएगी या ट्राइब्यूनल को आएगी, किसके थ्रू आएगी, सीजे के थ्रू आएगी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू आ सकती है, सेबी के थ्रू आ सकती है, या अदर गवर्निंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी और पर्सन कंसर्न के थ्रू आ सकती है। आई बात समझ में, और उसके साथ साथ कह रहे हैं उनकी कंसिडरेशन को हम सुन के उसके बाद ही ऑर्डर पास करेंगे। आई बात समझ में, इतने से में कोई डाउट। उसके बाद कह रहा है रिवाइज्ड जो आप बनाओगे ना अब, वो फाइनल होंगे, कह रहा है विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द अकाउंट्स और रिवाइज और रिकास्ट, जो आपने रिवाइज किया दोबारा बनाए, वो फाइनल है, बस फाइनल इज फाइनल, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बार बार नहीं सर अभी फिर से फ्रॉड लग रहा है मुझे, ठीक है, कल 1 करोड़ का था 2 करोड़ का लग रहा है, नहीं जी, एक ही बार में जो करवाना है करवा लो, दोबारा रिवाइज और रिकास्ट होके आएंगे ना तो वो फाइनल होंगे। आई बात समझ में, क्या होंगे, फाइनल होंगे। कह रहे नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ए पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट ईयर, से आज ये वाला जो करंट ईयर चल रहा है इससे 8 साल पहले से पहले के हम रिकास्ट और रीओपनिंग नहीं कर सकते। आई बात समझ में, ठीक है, आपको करना है तो विद इन 8 इयर्स वाला ही काम करना चल पड़ेगा। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर ए डायरेक्शन हैज बीन इशूड बाय सीजी, ठीक है, सीजी, ठीक है, तो अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 में क्या था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ए पीरियड लोंगर देन 8 ईयर, जहां पे सीजी कहता है हम चाहें तो आपके 8 साल से ज्यादा के अकाउंट्स भी मेंटेन करवा सकते हैं, तो उस केस में आप पुराने वो विद इन वो लॉन्गर पीरियड वाले भी कंसीडर करके रीओपन कर सकते हो और रिकास्ट कर सकते हो। जहां पे जिस कंपनी को सीजी ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको 8 साल से ज्यादा मेंटेन करना है, तो जो 8 साल वाला हमने ऊपर वाला जो प्रोविजन पढ़ा वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम कह लेंगे कि अगर आपको ज्यादा के करने हैं तो हम आपके ज्यादा वाले पीरियड के भी रीओपन और रिकास्ट करवा के चलेंगे। आई बात समझ में, पक्का, किसी को कोई डाउट, पक्का। इसको एक बार समअप कर लेते हैं यहाँ पे, सर जी करवा दो, चलो कर देते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है, ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, अनलेस एप्लीकेशन इज मेड बाय किसके, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और एनी पर्सन कंसर्न, ठीक है। ये जो दे रहा है ना, ये किसको ऑर्डर देगा, ये किसको एप्लीकेशन देगा, सॉरी, कोर्ट और ट्राइब्यूनल को, ठीक है, और वो आगे क्या कहता है, नोटिस फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और उनको लगता है कि अकाउंट जो है ना फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं या कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज है ना, ठीक है, तो ये रीओपन और रिकास्ट करवा देंगे, ठीक है, और जो रिकास्ट और मतलब रिवाइज होंगे ना वो क्या होंगे, फाइनल होंगे। यही पढ़ा है हमने पूरे सबसेक्शन में,
ठीक है, और 8 साल तक के हम करवा सकते हैं। किसी कंपनी को 8 साल से ज्यादा मेंटेन करना है तो हम उसके भी वो भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? आगे चले, एक सेक्शन और पढ़ते हैं, फिर आप नोट कीजिएगा, ठीक है? पक्की बात है? ओके सर, ठीक है। ओहो सर, ये तो आगे और भी रह रहा है। अच्छा, क्या रह रहा है सर, बताओ ना फिर। ये देखो 131 आ गया, वॉलेंट्री रिवीजन की बात कह रहे हैं। 131 कह रहा है पहले किसके ऑर्डर पे कर रहे थे? किसके ऑर्डर पे कर रहे थे? कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे, पर रिक्वेस्ट किसकी थी? 4 लोग पढ़े हमने, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और एनी पर्सन कंसर्न। अब हम वॉलेंट्री रिवीजन की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ठीक है, पहले हम यहां से पढ़ें सर। हाँ, यहां से पढ़ते हैं, आ जाओ। प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज रिपोर्ट की बात करता है। कह रहा है इफ इट अपीयर्स टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है, क्या लगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और या फिर बोर्ड रिपोर्ट, जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है वो कंप्लाई नहीं कर रही है सेक्शन 129 और 130, 134 में बोर्ड रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे उसको। दे मे प्रिपेयर्ड रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3। सर 3 साल, यहाँ पे 8 साल नहीं आएगा? नहीं, अब इस केस में रिवाइज कर रहा है कौन? बोर्ड कर रहा है, पर वो 3 साल के कर सकता है पिछले, और वो भी क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 129 में बनी है, या फिर बोर्ड रिपोर्ट जो 134 में बनेगी, अभी नहीं बनी है, हमारी नहीं बनी, 134 में बनेगी। आफ्टर ऑब्टेनिंग वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी? ट्राइब्यूनल, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी इन सच फॉर्म मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ए कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर पास्ड बाय ट्राइब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार उसको, ट्राइब्यूनल को, कि हम रिवाइज करना चाहते हैं, और हम सिर्फ रिवाइज कितने साल के कर सकते हैं? पिछले 3 साल के कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब बोर्ड को, डायरेक्टर को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तब करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक समझ आया? उसके बाद कह रहा है ट्राइब्यूनल टू सर्व नोटिस, ट्राइब्यूनल नोटिस सर्व करेगा। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, क्या कह रहा है? ट्राइब्यूनल शैल गिव नोटिस टू सीजी या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी and shall take into consideration the representation if any made by CG or the authority before passing an order under this section। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए, फाइल हो गए, ठीक है, पहले टैक्स अथॉरिटीज के बाद टैक्स चला गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन गल चलेगी लेट से। अब हम रिवाइज करना चाहते हैं पिछले 2 साल के, ठीक है, हम 2 साल के तो कर ही सकते हैं। अब हम रिवाइज करना चाहते हैं तो ट्राइब्यूनल की हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको कि हम करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन देंगे। पर ट्राइब्यूनल को आपने दे तो दी, पर ट्राइब्यूनल जाएगा सीजी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के, देख लो जी ये कंपनी कर रही है रिवाइज, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन है तो आ जाओ, चेक कर दो, हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं। इनको हम पहले अप्रूवल देने से पहले हम आपको सुन लेते हैं। ट्राइब्यूनल जब तक ऑर्डर पास नहीं करेगा कि हाँ जी आप कर सकते हो, तब उससे पहले किसके पास जाएगा? आईटी अथॉरिटीज और सीजी के पास। यहां तक कोई दिक्कत दिया? उसके बाद कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवाइज स्टेटमेंट और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही, उससे ज्यादा नहीं करेंगे दया। ठीक है, पक्का? चले आगे। कह रहा है रीजन फॉर रिवीजन टू बी डिस्क्लोज। अब आप रिवाइज तो कर रहे हो और उसके रीजन डिस्क्लोज करके चलेंगे। क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट also that the detailed reason for revision of such financial statement or report as the case may be under section 129 and section 134 shall be disclosed in the board report, ठीक है, in that relevant financial year in which such revision is being made। let's say क्वेश्चन मेरा आपका, इस साल, इस करंट ईयर में हम आज से 2 साल पहले के रिवीजन में जा रहे हैं, तो कौन सी रिपोर्ट में हम रीजन देंगे? इस करंट ईयर की रिपोर्ट में या उसी रिपोर्ट में जिसका रिवीजन किया हमने? करंट ईयर की रिपोर्ट में। आज के रिपोर्ट में जो हम इस फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर का अगर हमने रिवीजन किया है तो उसके रीजंस भी देके चलेंगे। आई बात समझ में? पक्का? उसके बाद कह रहा है लिमिट्स ऑफ रिवीजन। कह रहा है वेयर कॉपीज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और रिपोर्ट हैज बीन सेंट आउट टू मेंबर्स और डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और लेड बिफोर द कंपनी जनरल मीटिंग, द रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड टू क्या? द करेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रीवियस financial statement or report do not comply with the provision and making of any necessary consequential alteration। अब एक बात बताओ, अगर आपने प्रीवियस बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड किए थे मेंबर को या डिलीवर कराए थे टू द रजिस्ट्रार और बिफोर एजीएम में हमने ले डाउन किए थे, तो अब नए आए हैं तो वो भी करने पड़ेंगे। ठीक है, जो अल्टरेशन हुई है वो भी हाईलाइट करके दिखानी तो पड़ेंगी ना, तो वो भी दिखा देंगे। ठीक है, चले आगे। Oh my God, आगे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है फ्रेमिंग ऑफ रूल्स बाय सीजी इन रिलेशन टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ओह, रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, करो, बताओ क्या कहना चाहते हो। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स
किस चीज के लिए? एज टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन रिलेशन टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड सच रूल्स मे बी इन पर्टिकुलर, oh my God, क्या कह रहा है? मेक डिफरेंट प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू विच द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट आर रिप्लेस्ड और सप्लीमेंटेड बाय अ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग द करेक्शंस टू बी मेड। या तो नए दिखाओ या फिर एक डॉक्यूमेंट में जो चीजें ऑल्ट्रेशन की हैं उसमें हाईलाइट करा के दिखाओ कि क्या क्या आप करेक्शन करके आए हो। कह रहे हैं प्रोविजन बनाओ विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ द कंपनीज ऑडिटर इन रिलेशन टू द रिवाइज। ठीक है, प्रोविजन बना देंगे उसके रिपोर्ट पे, उसमें वो डाल देंगे। रिक्वायर द डायरेक्टर टू टेक सच स्टेप एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डायरेक्टर को जो भी स्टेप्स देने हैं उसके लिए हम प्रोविजन बना के चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी सर, पर ना कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी हम सम अप नहीं कर पाए हैं सर, तो कोई बात नहीं, हम वो यहां से करेंगे। आओ समझते हैं। कह रहा है प्रोसीजर फॉर वॉलेंटरी रिवीजन। हम क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। कब? जब ये सेक्शन से कंप्लाई नहीं कर रही हैं। ठीक है, बोर्ड में प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट कितने साल के लिए? सिर्फ 3 साल की, सिर्फ 3 साल की। ठीक है, उससे पहले अप्रूवल लेंगे ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल किसको नोटिस देगा? सीजी और आईटी डिपार्टमेंट को। ठीक है, 1 साल में एक बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रीजन डिस्क्लोज करके चलेंगे हम बोर्ड रिपोर्ट में कि हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द करेक्शन ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते, 2 ही चीजों में आप करेक्शन ला सकते हो। एंड कॉपीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट हैव बीन सेंट टू मेंबर और आरओसी और लेट बिफोर कंपनी इन द एजीएम। ठीक है, तो उसके लिए हम करेक्शंस का भी इंतजाम करके चलते हैं। आई होप ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ होगा। कहो तो एक बार समअप कर लेते हैं, समअप कर ले पूरे को। सेक्शन 130 में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले रीओपनिंग की बात करी और रिकास्टिंग की बात करी। रीओपनिंग कब करते हैं? जब हम मतलब 4 लोग, सीजी, आईटी डिपार्टमेंट, सेबी और एनी पर्सन कंसर्न एप्लीकेशन देता है कोर्ट और ट्राइब्यूनल को। ठीक है, किस लिए? अगर कंपनी के अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बनी है, या फिर कंपनी के अफेयर मिसमैनेज्ड है और हम उस पर रिलाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं एप्लीकेशन लेके। ट्राइब्यूनल क्या करता है? रिकास्ट और रीओपन करवा देता है। कितने साल के हो सकते हैं? सिर्फ 8 साल के हो सकते हैं। 8 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते, पर एक कंडीशन है, जब 8 साल से ज्यादा के हो सकते हैं। अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 128 में अगर सीजी ने किसी कंपनी को बोला है कि आप ज्यादा साल के मेंटेन करोगे, तो उस कंपनी के लिए हम ज्यादा साल के भी रिकास्ट और रीओपन कर सकते हैं। ये क्या था? सेक्शन नंबर 131 में हमने क्या पढ़ा? वॉलेंटरी रिवीजन। वॉलेंटरी रिवीजन में कौन रिवीजन कर रहा है? डायरेक्टर कर रहे हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, पर कब करेंगे? जब उनको लगता है कि 129 और 134 कंप्लाई नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। पर उससे पहले एप्लीकेशन देंगे किसको? ट्राइब्यूनल को। और कितने साल की कर सकते हैं? 3 साल की। ट्राइब्यूनल सबसे पहले किसके पास जाएगा नोटिस के लिए? सीजी और आईटी डिपार्टमेंट के लिए। उनको बोलेगा जी आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां से कोई दिक्कत नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो, प्लस 1 साल में एक बार कर सकते हो, प्लस उसका रीजन डिस्क्लोज कर दोगे। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, ओके। उसके बाद जो रिवीजन है वो रेस्ट्रिक्टेड किस में है? सिर्फ वही 129 134 में। और जिसको आपने पहले सप्लाई किए थे उसको रिवाइज भी आप देके चलोगे। ये 2 सेक्शन में कोई डाउट? 130 और 131। रीओपन रिकास्ट 30 में और वॉलेंटरी रिवीजन 31। कोई दिक्कत? चलें फिर आगे, पहले इसको नोट कर लो। 132 किसकी बात करता है? नफरा की बात करता है। नफरा कौन होता है सर? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इतनी सारी बातें लिखी गई है ना इसके बारे में, आपको मजा ही आ जाएगा देख देख के। अगर आप देखना चाहोगे सामने, सर ये पढ़ना चाहते हो या ये भी पढ़ना चाहते हो, ओह माय गॉड, या ये भी पढ़ना चाहते हो, अगर इस पे एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज दे दूं कि आप लिख के आ जाओ और मजा आ जाए और देख के लगे कि यहां कुछ लिखा है, तो वो करवाते हैं पहले आपको। आओ, क्या कह रहा है? कह रहा है नफरा की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करती है। पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है किसको? नफरा को। ओके सर। उसके बाद कह रहा है इसकी पावर क्या है? ये पावर टू रिकमेंड, रिपोर्ट और मॉनिटर क्या कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट करने के स्टैंडर्ड्स, अकाउंट्स बनाने के स्टैंडर्ड्स, उसकी कंप्लायंस को रिकमेंड करेगी, रिपोर्ट करेगी और मॉनिटर करेगी। ठीक है, ओके। ये जो नफरा है ना, इसका रीनेम हुआ है नकास से, NACAS। ओके सर। कह रहा है इसके पास ना एनहेंस्ड इंडिपेंडेंट पावर है, क्या? टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट ऑफ CAs। ये हम लोगों के ऊपर ना कोई
इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं, लगा सकते हैं नफरा, ठीक है, या फिर हमारी फॉर्म्स पे। ओके, इतनी बात समझ आई अभी? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सीजी इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, नफरा को, ठीक है। उसके बाद इनकी पावर्स क्या है, पावर्स हैं ये रिकमेंड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, किसको, कंप्लायंस को, किसकी, एएस और एसए की। ये रीनेमो क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। इनके पास एनहेंस्ड पावर है, मतलब बढ़ी हुई पावर है, ठीक है। और ये क्या क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे ऊपर भी, यानी सीएस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उनकी फर्म्स पे भी, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। सर इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आओ, कह रहे हैं ये रिकमेंडेशन देते हैं किस पे, ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज। जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स लाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज लाते हैं या ऑडिटिंग ट्रीटमेंट्स लाते हैं, ऑडिटिंग कैसे करना है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको इस तरीके को फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है। कौन करता है, कौन रिकमेंडेशन देता है, नफरा देता है, ठीक है। ये मॉनिटर तो करते हैं, अभी आपने पूरा ऊपर पढ़ा कि मॉनिटर करते हैं, कह रहे मॉनिटर करते हैं, एनफोर्स करते हैं कंप्लायंस ऑफ एएस, ठीक है। इनके पास क्या है, पावर्स है, रिकमेंड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्या रिपोर्ट करते हैं, क्या, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, कह रहे ये ओवरसी करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल, ये हमारी सर्विसेज को भी देखते हैं, कह रहे हैं सीए तुम नहीं बच के जा सकते अब, और इनके कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं बट ये वाला पॉइंट है ना, ये देखो ये क्या कह रहा है, दिस ब्रिंग मैनेजमेंट, सीए सीएस आप लोग, CWA मतलब मेघना भी आती है इसके अंदर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एक प्रोफेशनल होता है, ये क्या होता है आपको पता है ना, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एक प्रोफेशनल में ही आता है। कह रहे मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, ठीक है, ये नफरा की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। कौन कौन, सीए सीएस, मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होते हैं, वो भी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, और मैनेजमेंट भी आती है, ठीक है, इनकी जुरिस्डिक्शन में। यहां तक समझ आया? सबसे पहले दोबारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ये रिकमेंडेट करते हैं क्या 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 क्या, रिकमेंड किस पे, फॉर्मुलेशन, कौन सी पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और ठीक है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की। उसके बाद कह रहे हैं ये मॉनिटर भी करते हैं कंप्लायंस ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं ये ओवरसी भी करते हैं किसकी सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोफेशनल्स की, ठीक है, और अदर फंक्शंस भी। और इन प्रोफेशनल्स में कौन का आता है, हम सब लोग आ जाते हैं। आई बात समझे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आता है और मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत, उठाओ फिर, ठीक है। चले आगे, अब क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा के बारे में बात करते हैं। इसका एक चेयरपर्सन होता है, मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो चेयरपर्सन और मेंबर है ना, ये ध्यान रखना किसी भी ऑडिटेड फर्म से, ऑडिटिंग फर्म से एसोसिएट ना हो, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नॉट इवन 2 years आफ्टर सीज टू बी ए चेयरपर्सन एंड और ए मेंबर। पर ये कह रहे हैं ये एसोसिएट ना हो जब आपने नफरा को छोड़ा, उसके 2 साल के बाद आप किसी ऑडिट फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका हेड ऑफिस कहां है, न्यू दिल्ली में है। अकाउंट ऑडिट कौन करेगा इनका, सीएजी करेगा। ओ माय गॉड, ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेयरपर्सन और 15 मेंबर्स आ सकते हैं। कितने मेंबर्स, 15 मेंबर्स, ठीक है। ये मेंबर्स और चेयरपर्सन को ध्यान रखना है, जब इनका टेन्योर खत्म हुआ, कहां पे, नफरा में, तो 2 साल तक किसी ऑडिट फर्म को ज्वाइन न करें, किसी भी ऑडिट फर्म को जो नफरा के अंडर कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स में आई हुई हो, ठीक है। इसका हेड ऑफिस का है न्यू दिल्ली। अकाउंट ऑडिट कौन करेगा, सीएजीआई भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आई बात समझ में, ठीक है। चलें आगे, अब सबसे मेन बात नफरा की बात करते हैं। जुरिस्डिक्शन ओवर बॉडी कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल, तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके पास पावर्स हैं, देखो, आई हैव द पावर, किसकी बात कर रहे हैं, नफरा की। नहीं डेपिस की नहीं, आईपैड्स है इनके पास। आईपैड तो पता है ना आपको, नहीं आईपैड्स हैं, आईपैड्स। डेपिस तो हर जगह सिविल प्रोसीजर कोड में चलता है ना, हम यहाँ पे तो आईपैड चलाते हैं, ठीक है। आईपैड क्या है सर, आओ, आईपैड इज डेपिस ओनली, बिल्कुल डेपिस है, ठीक है, ओके। आई फॉर इश्यू करते हैं ये इंक्वायरी कमीशन, ओ माय गॉड। पी फॉर एसेस टू पब्लिक रिकॉर्ड, ए फॉर ओथ ऑन एफिडेविट, ठीक है। डी फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ
डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके एज फॉर समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, ये डेपिस क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड। जब आप JIGL में पढ़ते हो उसमें हम पढ़ के चलते हैं पावर्स। आपने डेपिस पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है ना, शुभम के अलावा सबने पढ़ा हुआ है डेपिस, ठीक है। तो क्या क्या है दोबारा पढ़ते हैं। D फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, A फॉर oath on affidavit, P for access to public record, I for issuing inquiry commission, S for summoning and enforcing attendance। आपको सम्मन दे सकते हैं कि आओ और हाजिरी लगाओ हमारे पास। आई बात समझ में? अगर ऐसा कुछ गलतियां होती है ना इसमें, तो इंडिविजुअल के ऊपर पेनल्टी लगती है 1 लाख से 5 टाइम्स ऑफ द फीस, ठीक है। ये कौन है? ये प्रोफेशनल की बात कर रहा है। अगर किसी प्रोफेशनल ने गलत किया तो मैं इंडिविजुअल एज ए प्रोप्राइटर काम कर रहा हूं, तो 1 लाख से 5 टाइम ऑफ फीस जितनी मैंने ली, उसके बाद फर्म के ऊपर 10 लाख से 10 टाइम, ठीक है। कह रहा एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय, अगर नफरा के ऑर्डर से परेशान है, अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो ये अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी सेटअप फॉर दिस पर्पस, ठीक है, ठीक है। ICI एक्ट में नहीं जाना, इसी की एपेलेट अथॉरिटी में जाना है आपको। इतनी सी बात समझ आई? पक्का सबको समझ आई? तो एक बार दोबारा से रिवाइज मार लें, ठीक है। ये सबसे पहले किसके ऊपर नजर रखते हैं? इनकी ज्यूरिसडिक्शन किसके ऊपर है? बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड प्रोफेशनल। इसके पास पावर है, आईपैड या डेपिस, बात एक ही है। इशूइंग इंक्वायरी कमीशन, ठीक है, एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओथ ऑन एफिडेविट, उसके बाद बोलो बोलो, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके बाद समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस। आई बात समझ में? तो नफरा का अगर ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया, पावर समझ आ गई, कोई डाउट इसमें? इतनी बात याद रखो, आपका इसका पूरा क्वेश्चन बनता है आराम से, ठीक है। चलें फिर आगे, पक्का नोट करोगे पहले ऑब्वियसली, या एक सेक्शन और कर लेते हैं? एक सेक्शन कर लेते हैं। सेक्शन 133 की बात करता है, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कह रहा है ICI हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करता है, ठीक है, ICI रिकमेंड करता है। उसके बाद कह रहा है नफरा जो आई, सर आपने भी तो बोला ये भी तो रिकमेंडेशन देती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, एग्जामिन करती है, ठीक है, बट ये उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एग्जामिन करती है और रिकमेंडेशन देती है जो ICI बनाता है। ICI हैज द सोल पावर टू रिकमेंड, ठीक है, अकाउंटिंग। ICI कौन होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके सर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर देगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर प्रिस्क्रिप्शन का राइट के तरफ लाने का अधिकार किसके पास है? ICI के पास नहीं, CG के पास। पहले ICI ने रिकमेंड किया, नफरा ने रिकमेंडेशन दी, उसको रिकमेंडेशन को देखने के बाद CG कहता है अब ओके है, नफरा ने बोल दिया अब हम ला देंगे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 133 पूरा होता है इसी के साथ, कोई दिक्कत?